हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम हिंदी में आज विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ओके, कल हमने व्यंजन संधि को खत्म कर लिया था। इससे पहले हमने स्वर संधि को खत्म किया था। आज है विसर्ग संधि की बारी, आज इसे खत्म करेंगे। और ये क्लास जो आपकी है सुपर टेट के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि एसटेट के साथ साथ ओके यूपी टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास आपकी हिंदी साबित होगी। ओके, और ये जो भी सीटेट में आपके कॉमन टॉपिक हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर जहाँ पर आपका हिंदी आता होगा सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ एक अच्छे से बेसिक से नियम बताया जा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो आज हम विसर्ग संधि खत्म करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और सीधे हम आते हैं टॉपिक पे। तो पहले हम नियमों को लिख लेते हैं, फिर बताते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि विसर्ग संधि होती क्या है। ओके, तो हम देखते हैं कि जब किसी विसर्ग का मेल जब किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो वो संधि क्या बन जाती है? विसर्ग बन जाती है। जैसे ये विसर्ग क्या होता है? ये दो बिंदियाँ होती हैं। ओके, जब इसका मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो जाता है तब संधि जो बनती है संधि, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। ये याद रखिएगा। ओके, तो जैसे हम की उदाहरण कोई लेते हैं तो हमने क्या देखा? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल क्या होता है? तो विसर्ग संधि बन जाती है। और हमने स्वर संधि में देखा था स्वर का मेल स्वर के साथ होता था। व्यंजन संधि में देखा था कि व्यंजन का मेल स्वर के साथ या व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ होता है, तब व्यंजन संधि बनती है। तो ऐसे ही हमने विसर्ग संधि को भी देखा। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, आपको एक ही उदाहरण बताते हैं। जैसे अभी प्लस भाव, आगे नियमों में भी हम जानेंगे। अभी प्लस भाव। ओके, तो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ पे यहाँ पे ये विसर्ग आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है, तो बन जाएगा आविर्भाव। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे आपको ये बिंदियाँ मिल जा रही हैं संधि में, तो वो विसर्ग संधि हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, हम आते हैं सीधे नियमों पे। चलिए हम सीधे नियमों को देखते हैं नियम है क्या। तो हमने कुछ नियम आपको लिखे हैं। ई और ऊ संबंधी कुछ ज़्यादा नियम है और असंबंधी कुछ कम नियम है, तो अभी हमने ई और ऊ संबंधी ही नियम यहाँ पे लिखे हैं। तो हमने देखा है जब ई या ऊ के बाद विसर्ग आए, कोई भी मात्रा है, ई या ऊ की मात्रा हो और उसके बाद विसर्ग आए और उसके बाद चा और छा आ जाए, तो वो हमेशा किस में परिवर्तित हो जाता है? तालव्य शा में। ओके, तालव्य शा में ये विसर्ग जो है किस में परिवर्तित होता है? तालव्य शा में। ये मैं ऊपर लिख दूँ, तालव्य शा में, ये याद रखिएगा। ये किस में परिवर्तित होता है विसर्ग? तालव्य शा में। अगर ई और ऊ के बाद विसर्ग है और इधर टा और ठा आता है तो यहाँ पे क्या होगा? मूर्धन्य सा होगा। मूर्धन्य सा आएगा इसके बीच में, मूर्धन्य शा। या मैंने मूर्धन्य लिख दिया, सा लिख देते हैं ऐसे ही। ओके, अगर यहाँ ता और था है, ओके, ता और था है, ई और ऊ के बाद विसर्ग आता है तो ये दंत सा में परिवर्तित होता है। अब देखते हैं, आप एक चीज़ से और जान जाएंगे। अगर ई और ऊ के बाद विसर्ग है और चा और छा है तो चा और छा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। ओके, कंठ के बाद तालु ही आता है ना, तालु होता है स्थान, तो जो तालव्य सा होता है वो शा आएगा। ई ऊ के बाद विसर्ग है तो उसके स्थान पर क्या आएगा? तालव्य शा आएगा, और उसके बाद चा और छा है। अगर जहाँ पे कंडीशन हम देखते हैं टा और ठा की, तो टा और ठा क्या? मूर्धन्य है, तो ई और ऊ के बाद विसर्ग होगा, उसके बाद अगर टा और ठा आएगा तो मूर्धन्य सा बनेगा। ओके, फिर देखते हैं हम टा और था क्या है? दंत है, दंत वर्ण है, और ये ई और ऊ के बाद विसर्ग के बाद ता और था आता है तो सा में परिवर्तित होगा, दंत सा में। अब सीधे हम बनाते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे बन रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। निहि प्लस चय, क्या लिखा है? निहि प्लस चय। तो हमने देखा छोटी ई की मात्रा है, उसके बाद क्या है? विसर्ग है। आ गया छोटी ई की मात्रा, उसके बाद विसर्ग है, और उसके बाद चा है, तो परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग का शा में। तो निहि चय, तो नी का नी हमने लिख दिया और विसर्ग किस में परिवर्तित होगा? शा में। तो आधा शा लिख दिया और चा लिख दिया, या निश्चय हो गया। ओके, समझ में आया आपको? निहि प्लस चय यानी कि निश्चय। चय को हम वैसे लिखेंगे, बस विसर्ग का परिवर्तन होगा इसमें। ओके, फिर आगे देखते हैं दुह प्लस छल। देखिए ऊ की मात्रा आई तो दू की हम ऐसे ही लिख देंगे दू, और विसर्ग किस में परिवर्तित होगा? छा के अनुसार शा में परिवर्तित होगा। श और छ दुश्छल हो गया। ओके, तो निहि प्लस चय निश्चय और दुह प्लस छल दुश्छल हो गया। ओके, याद रखिएगा ये चीज़। चा और छा है, उससे पहले अगर विसर्ग आ रहा है तो शा में परिवर्तित होगा विसर्ग आपका। फिर हम देखते हैं अगर टा और ठा हमारा आ रहा है, ई और ऊ की मात्रा के बाद विसर्ग आ रहा है, तो किस में परिवर्तन हुआ? मूर्धन्य सा में। जैसे निहि प्लस ठा,
तो हम नी का ऐसे ही लिख देंगे नी, और विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, मूर्धन्य सा में, और ये ठा का हम ऐसे लिख देंगे निष्ठा। ये आपका हलंत है, ओके, हलंत है इस सारे सा के नीचे। तो हमने देखा नी प्लस ठा निष्ठा, क्योंकि ठा भी मूर्धन्य है तो इससे पहले क्या होगा, मूर्धन्य सा आएगा, ओके। फिर देखते हैं धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार। तो देखिए ऊ की मात्रा आई पहले, ओके, तो धनु का हम धनु ही लिख देंगे, और टंकार है तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, मूर्धन्य सा में, तो आधा सा लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे टंकार। तो हो गया धनुष टंकार, ओके। फिर देखते हैं ई और ऊ के बाद विसर्ग है, ता और था है, ता और था का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, तो यहाँ हम दंती सा लगाएंगे, दंत सा ही लगाएंगे। तो वी प्लस तार, तो वी हमने लिखा, ता था तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा, विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा सा में, और तार का हम तार लिख देंगे, विस्तार हो गया, ओके। फिर हम देखते हैं दू, तो हमने दू लिखा है ऐसे, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा के बाद क्या आया, विसर्ग आया, फिर थान आया, तो स्थान क्या होगा, दंत है, तो कौन से सा में परिवर्तित होगा, इस सा में परिवर्तित होगा, तो हम क्या करेंगे, दुस्थान, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और हम समझते हैं। ई और ऊ के बाद अगर विसर्ग है और उसके बाद में चा और छा जुड़ेगा तो तालव्य शा में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग आपका, जैसे निह प्लस चय निश्चय, निश्चय, और दुह प्लस छल दुश्चल। अगर देखते हैं ई और ऊ के बाद विसर्ग है और उसके बाद टा और ठा आता है तो मूर्धन्य सा में परिवर्तित होगा विसर्ग, निह प्लस ठा निष्ठा, धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। अगर हम देखते हैं कि ई और ऊ के बाद विसर्ग है और उसके बाद ता और था आता है तो विसर्ग जो है आपका दंत सा में परिवर्तित होगा, जैसे वी प्लस तार विस्तार, दू प्लस थान दुस्थान, ओके। ये नियम आपको समझ में आ गया। फिर हम अगले नियम पे आते हैं। अगला नियम ये है कि अगर ई और ऊ के बाद विसर्ग है, ध्यान से देखिएगा, अगर ई और ऊ के बाद विसर्ग है, उसके बाद इन तीनों शा में से कोई भी आता है तो विसर्ग यथावत रहेगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओके। ध्यान से देखिए क्या मैंने कहा है कि अगर ई ऊ के बाद विसर्ग है और इन तीनों शा में से कोई भी शा आता है तो विसर्ग यथावत रहेगा, विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज़ों को याद रखिएगा। तो हमने क्या कहा, ये विसर्ग क्या है, यथावत रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं इसमें, ओके। ये ऐसे ही विसर्ग यथावत रहेगा। कब, किस कंडीशन में, जब ई और ऊ के बाद विसर्ग हो और यहाँ पे तीनों शा में से कोई भी शा आ जा रहा है तो विसर्ग जो है यथावत रहेगा, ओके। चलिए हम पहले बना लेते हैं। निह प्लस संतान, तो हम जैसे है एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, ओके। एज इट इज हम किसका करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। निह संतान है तो निह संतान लिख देंगे, निःशुल्क है तो निःशुल्क ऐसे ही लिख देंगे, दुशासन है तो दुशासन भी हम ऐसे ही लिख देंगे, और निःसीम है तो निःसीम हम ऐसे ही लिख देंगे, दुसंदेश है तो दुसंदेश भी हम ऐसे ही लिख देंगे। अब बहुत जगह ऐसे लिख देते हैं, जैसे दुशासन है तो इसको दुशासन लिख देंगे, विसर्ग का परिवर्तन कर देते हैं, ओके। दुसर्ग का परिवर्तन इसी के अनुसार कर देते हैं जी, ये जो इसके बाद ये जो सा होता है इसी सा के अनुसार, जैसे निसीम है तो निस्सीम कर देते हैं, तो ये चीज़ें हो गई। तो हम क्या देखते हैं, सीधा सीधा हमारा नियम है कि अगर ई और ऊ के बाद विसर्ग है, ओके, ई और ऊ के बाद विसर्ग है और तीनों सा में से कोई भी सा आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग क्या है, यथावत रहेगा। जैसे निह प्लस शुल्क निःशुल्क, निह प्लस संतान निसंतान, दू प्लस शासन दुशासन, निह प्लस सीम निसीम, और दू प्लस संदेश दुसंदेश। तो ये चीज़ें हो गई। फिर अगले नियम पे हम आते हैं। अभी ये हमारे ई और ऊ संबंधी नियम ही चल रहे हैं, इसको याद रखिएगा, ई और ऊ संबंधी नियम ही चल रहे हैं, ओके। ई और ऊ संबंधी नियम बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा, क्या ज़्यादा जो है यूज इसमें ई और ऊ का ही हो रहा है। तो फिर ये नियम है, क्या है, ई और ऊ का परिवर्तन, ई और ऊ के बाद अगर विसर्ग है, ध्यान से सुनिएगा, ई और ऊ के बाद अगर विसर्ग है और उसके बाद क्या आ रहा है, का, ख या पा या फा, ओके। ई और ऊ के बाद अगर विसर्ग है, इसके बाद क्या आ रहा है, का, ख या पा या फा आ रहा है, तो विसर्ग का परिवर्तन जो है किस में हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन आपका मूर्धन्य सा में हो जाएगा, ओके। तो ये विसर्ग जो है आपका, इस विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा, मूर्धन्य सा में होगा, इसको याद रखिएगा। क्या हमने देखा, ई और ऊ के बाद अगर विसर्ग आ रहा है, उसके बाद का, खा, पा, फा आ रहा है तो विसर्ग का परिवर्तन सा में होगा, मूर्धन्य सा में। अब देखते हैं हम इसको बनाते हैं कैसे बनता है। देखिए, निह प्लस कासित, ओके, तो नी का तो हम नी लिख देंगे, छोटी की मात्रा आ गई। अब विसर्ग को किस में परिवर्तित करेंगे, का है तो मूर्धन्य सा में परिवर्तित कर देंगे, निस, फिर कासित का कासित ही ऐसे लिख देंगे, निष्कासित हो जाएगा। फिर अभी प्लस कार, अभी प्लस कार, छोटी ई के बाद विसर्ग आया और उसके बाद कार है तो विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देंगे, मूर्धन्य सा में परिवर्तित करेंगे, तो अभी प्लस कार, तो अविष्कार,
ओके। फिर देखते हैं दुह प्लस पाप, छोटा ऊ के बाद विसर्ग है, उसके बाद पा आया है तो विसर्ग का परिवर्तन सा में होगा, तो दुष्पाप हो जाएगा। और फिर हमने क्या देखा, दुह प्लस परिणाम, छोटा ऊ है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद पा है, तो फिर विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, शा में होगा, तो दुष्परिणाम। ओके, चलिए एक बार और देखते हैं। अगर ई और ऊ के बाद विसर्ग है, उसके बाद काखा या पाखा आता है, तो जो विसर्ग है इसका परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाएगा। सिन्नी प्लस कासित निष्कासित, अभी प्लस कार अविष्कार, दुह प्लस पाप दुष्पाप, दुह धन परिणाम दुष्परिणाम। अब इसके कुछ अपवाद हैं, एक अपवाद है वो भी देख लीजिए। जैसे हमने देखा है दुह प्लस खा, दुह प्लस खा, तो इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, एक होता है सु प्लस खा और ये हो गया सु, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। ओके, तो ये जो है अपवाद है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। ओके, चलिए हम आगे अब देखते हैं दूसरे नियमों को। तो आई होप आपको ये नियम समझ में आ गए होंगे। आ जाते हैं आगे, चलिए हम आगे के नियमों को देखते हैं। तो आगे के नियमों को हम देखते हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे अगर ई और ऊ के बाद विसर्ग है। ओके, अगर ई और ऊ के बाद विसर्ग है, ध्यान से देखिएगा, ई और ऊ के बाद विसर्ग है। ओके, और यहाँ पे रा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, विसर्ग में तब कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है, यानी विसर्ग को हम हटा देते हैं, यानी विसर्ग का लोप हो जाता है। और ऊ जो है, ऊ की मात्रा बड़ा ऊ हो जाती है और ई की मात्रा बड़ी ई हो जाती है। ओके, हमने क्या देखा कि अगर ई और ऊ के बाद विसर्ग है, उसके बाद जो है रा आ रहा है, तो विसर्ग का हम यहाँ लोप कर देते हैं और छोटा ऊ बन जाता है बड़ा ऊ और छोटी ई बन जाती है बड़ी ई। हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सिन्नी ही प्लस रव लिखा है, देखिए छोटी ई के बाद विसर्ग है प्लस रा आया है, रव लिखा है, छोटी ई के बाद रा लिखा है, विसर्ग के बीच में, तो हम विसर्गों को गायब कर देंगे। तो नी, हमने कहा है छोटी ई किस में बदल जाता है, बड़ी ई में, तो नी है, इसको हम नी में बदल देंगे। ओके, ये नी हो गया और रव की जगह रव हो जाएगा और हम विसर्गों को गायब कर देते हैं, यानी कि लोप कर देते हैं इनका। आया समझ में? तो नी प्लस रव नी रव, ऐसे नी प्लस रज। ओके, नी प्लस रज, तो नी है तो इसको हम बड़ा नी कर देंगे, जैसा कि नियम में हमने देखा है कि छोटा ई बड़ा री में परिवर्तित हो जाती है, और विसर्ग को हम गायब कर देते हैं और रज की जगह रज लिख देंगे, नी रज हो गया। ओके, एक मिनट, सॉरी। ओके, फिर देखते हैं आगे, दुह प्लस राज लिखा है, तो हमने क्या कहा है कि अगर छोटा ऊ है यहाँ पे, तो इसका परिवर्तन किस में होगा, बड़ा ऊ में होगा, विसर्ग को हम यहाँ से गायब करेंगे और राज की जगह राज लिखेंगे, तो दू की जगह दू हो जाएगा और राज हो जाएगा, दू राज हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, दू राज हो जाएगा। फिर देखते हैं दू प्लस रोग, तो छोटा दू है, यानी कि छोटा ऊ की मात्रा है, तो हम यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा कर देंगे, विसर्ग को लोप कर देंगे और रोग की जगह रोग लिख देंगे। ओके, तो ये हो गया दू रोग। तो हमने क्या देखा, ई और ऊ के बाद अगर विसर्ग है, उसके बाद रा आता है, तो छोटा ऊ है जो बड़ा ऊ में बदल जाता है और छोटी ई जो है बड़ी ई में बदल जाती है और विसर्ग का लोप हो जाता है। नी प्लस रव नी रव, नी प्लस रज नी रज, दू प्लस राज दू राज। तो ये चीज़ें हो गई। ओके, ये आपको समझ में आई होंगी। तो दूराज मतलब क्या होता है, कठिन होता है, याद रखिएगा, दूराज मतलब कठिन होता है। और दू रोग मतलब होता है कुष्ठ रोग टाइप का कुछ होता है, कुष्ठ रोग ऐसे टाइप का। ओके, यानी कोढ़ या कुष्ठ। फिर आगे हम नियम को देखते हैं। 5वां नंबर क्या है हमारा, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ई और ऊ के बाद विसर्ग आता है, उसके बाद कोई भी स्वर, सघोष या रा लावा कोई भी वर्ण आता है, सघोष मीन्स यानी कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये याद रखिएगा, सघोष मीन्स वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। हमने वर्णमाला में सघोष और अघोष सारा कुछ पढ़ लिया है, इसीलिए हम सबसे पहले वर्णमाला पढ़ते हैं कि हमें संधि और समास में कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, तो हमने देखा सघोष हमारा क्या होता है, जो सघोष वर्ण होते हैं ये तीसरा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। जैसे हमने का वर्ग में देखा क ख ग घ अंगा है, तो देखिए का वर्ग में हमने क्या देखा, का ख ग घ अंगा। तो अगर कहेंगे सघोष कौन सा है इसमें, तो तीसरा चौथा पांचवा ये तीनों सघोष होगा, पहला दूसरा ये अघोष होता है। ओके, चलिए ये चीज़ों को जान गए आप। फिर हम सीधे आते हैं, होता क्या है यहाँ पे, यह होता ये है कि अगर ई और ऊ आ रहा है, ओके, ई और ऊ अगर आ रहा है, तो यहाँ पे जो है उसके बाद विसर्ग आ रहा है, उसके बाद स्वर या सघोष कोई भी या रा लावा आ रहा है, तो जो विसर्ग है इसका परिवर्तन हो जाता है रा में, ये बदल जाता है रा में। इसको हम रेप संबंधी नियम भी कह सकते हैं। ओके, इसको हम क्या कह सकते हैं, रेप संबंधी नियम भी कह सकते हैं। तो हम सीधे सीधे पहले हम स्वर को देखेंगे, उसके बाद जो हमने सघोष और या रा लावा देखा है उनको देखेंगे। चलिए सीधे सीधे देख लेते हैं। ओके,
तो नी प्लस नी प्लस आशा, तो देखते हैं अगर ई और ऊ के बाद कोई भी स्वर सघोष या यार अलावा होगा तो जो विसर्ग है यहाँ पे वो रा में परिवर्तित हो जाएगा। इसको रेप संबंधी नियम भी कह सकते हैं। ओके, रेप संबंधी नियम भी कह सकते हैं। तो नी प्लस आशा, तो हमने देखा नी हमने लिखा यहाँ पे, नी का नी ही लिखा है क्या, और जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो गया, रा में। ओके, तो आधा जब रा में परिवर्तित हो गया उसके बाद क्या आया, निर हो गया प्लस आशा। देखिए ऐसे हमने किया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने नी लिखा, उसके बाद विसर्ग की जगह रा में हलंत है, आधा रा लिखा और आशा लिखा। तो अब जब इस और इस रा को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा रा बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे सीधे आ जाएगा निराशा। तो ये आपको समझाने के लिए बताया, नहीं तो आप तो इतने समझदार हैं ही कि जान जाते हैं। ठीक है, निह प्लस आशा निराशा। फिर दुह प्लस उपयोग, दुह प्लस उपयोग, तो जैसे ऐसे बनेगा आपका दुर प्लस उपयोग, ऐसे बनना चाहिए आपका। ओके, तो ये किस में बन जाएगा, दू बनेगा, तो हमने दू ऐसे ही लिख दिया। रा का जब ऊ में मेल होगा तो दुरुपयोग बन जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें बन जाएंगी आपकी, दुरुपयोग हो जाएगा। फिर देखते हैं निह प्लस ईक्षण। ओके, निह प्लस ईक्षण, तो हमने नी लिखा और विसर्ग की जगह हमने क्या लिखा, रा लिखा, सब में रा लिखेंगे प्लस ईक्षण। अगर ऐसे हम कर रहे हैं, ओके, तो जो ये रा है जब ये छोटी ई से मिलेगा तो बड़ी ई की बड़ी ई की मात्रा रा पे होगी तो क्या हो जाएगा, निरीक्षण, नी हो जाएगा, रा पे बड़ी ई की मात्रा और क्षण, निरीक्षण हो जाएगा। फिर हम देखते हैं निह प्लस ऐसण, तो नी और विसर्ग लगा है तो रा हो जाएगा प्लस ऐसण। ओके, तो जब यहाँ पे हम रा को ए से मेल करेंगे तो निरेषण हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके, आई होप आपको समझाने के लिए दो बार ये बता दिया हमने कि नी ये जो है विसर्ग जो हमने रा में परिवर्तन किया, उसके बाद ये सारी चीज़ों को क्या आपको समझ में आएगा। फिर अब देखते हैं यहाँ पे रा जो है, यहाँ पे रा जो है ऊपर लगेगा। याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन होता है और रा जो है, अब यहाँ पे हम रा को यहाँ लिख दे रहे थे और ये जो सघोष है यहाँ पे रा जो है ऊपर लग जाएगा। तो ये हमारा स्वर संबंधी नियम था। इसमें अब स्वर से नियम हो गए सारे। अब सघोष और यारा लावा से देखते हैं। तो जैसे निह प्लस धन है, तो ये जो है विसर्ग है ये रा में जो रा ऊपर लगता है। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं नी है तो यहाँ पे रा लिखा निर प्लस धन। अब तो हम निर्धन लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं निर्धन, तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, ऐसे ही जैसे दुर्गम है, दु और रा लिखेंगे, विसर्ग की जगह रा हो जाएगा, सब में हमने रा किया है विसर्ग की जगह, प्लस गम, तो क्या हो जाएगा, दुर्गम। फिर हम देखते हैं दुह प्लस लब, यानी कि दु प्लस विसर्ग की जगह हमने रा किया प्लस लब, तो क्या बन जाएगा, दुर्लभ। फिर हमने देखा यजु प्लस वेद, तो हमने यजु लिखा। ओके, यजु लिखा, विसर्ग है यहाँ पे तो रा लिख देंगे आधा और प्लस वेद लिख देंगे, तो यजुर प्लस वेद यानी कि यजुर्वेद हो जाएगा आपका। ओके, इस नियम को तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। फिर निह प्लस लिप्त, अब हम सीधा लिख सकते हैं, समझाने के लिए आपको हो गया। अब हम देखते हैं निह प्लस लिप्त यानी कि निर्लिप्त, हम सीधे लिख देते हैं ऐसे, निर्लिप्त हो जाएगा। ओके, अब आप तो इतना जान ही गए हैं, कर सकते हैं आप। निह प्लस वात, निर्वात हो जाएगा। पुनः प्लस जन्म यानी कि पुनर्जन्म हो जाएगा। ओके, फिर निह धन विकार, निर्विकार हो जाएगा। और फिर देखते हैं निह प्लस हित यानी कि निर्हित हो जाएगा। तो ये हो गया ये वाला नियम। तो हमने क्या देखा था, इस नियम में क्या था हमारा कि अगर ई ऊ के बाद विसर्ग आता है, उसके बाद कोई भी स्वर या सघोष या यारा लावा आता है तो सीधे सीधे हमारा विसर्ग जो है रा में परिवर्तित हो जाएगा। इसको रेप संबंधी नियम भी कहते हैं। जैसे कि हमने देखा निह प्लस आशा यानी निराशा, निह प्लस धन यानी निर्धन। तो इन सब उदाहरणों को देखिएगा, समझ में आएंगे आपको। ये कोई ना कोई एग्जाम में आए ही उदाहरण है, आपको ऐसे नहीं बताए जा रहे हैं। ओके, तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। फिर देखते हैं पंचमाक्षर संबंधी नियम, थोड़ा सा देख लेते हैं कि पंचमाक्षर से क्या होता है। तो हमने देखा यहाँ भी क्या होगा, विसर्ग का परिवर्तन भी रा में ही होगा। तो सीधा सीधा हम इसको बना देते हैं। तो निह प्लस नग्न लिखा है, तो निह प्लस नग्न यानी कि निर प्लस नग्न, तो सीधा सीधा हमारा क्या बन जाएगा, निर्नग्न। ये है सेम ऐसा ही नियम, लेकिन थोड़ा सा पंचमाक्षर था तो उसको अलग लिख। निह प्लस मान, तो हम सीधे निर्माण लिख सकते हैं, निर्माण हो जाएगा, ये सीधे सीधे निर्माण हो जाएगा। और निह प्लस मित यानी कि निर्मित हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पंचमाक्षर संबंधी नियम। पंचमाक्षर संबंधी नियम यानी नाम विसर्ग का मेल अगर ना और मा से होगा, पहले ई और ऊ है तो विसर्ग का परिवर्तन रा में होगा। ये सेम नियम है, ये नियम सेम है, इन दोनों का नियम सेम है। तो हमने हो गया निह प्लस मान निर्माण, निह प्लस मित निर्मित, निह प्लस नग्न यानी निर्नग्न।
ओके, तो ये चीज़ें हो गई। तो हमने ये नियम भी देख लिए, ई और ऊ संबंधी अभी सारे नियम देख लिए। अभी हम आ संबंधी नियम पे भी आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो देख लीजिएगा इसको। फिर हम अब आगे वाले नियमों पे आते हैं। चलिए हम आगे आते हैं नियमों पे। ओके, तो आगे देखते हैं कि अगर आ है, आ संबंधी नियम है, आ के बाद विसर्ग है। ओके, आ के बाद अगर विसर्ग है और उसके बाद काखा गाघा अंगा काखा और पाफा आ रहा है, तो क्या है, विसर्ग जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग यथावत बना रहता है। जैसे विसर्ग है वैसे ही हम विसर्ग को लिख देंगे और विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आह के बाद काखा या पाफा है तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि हमने क्या लिखा है प्रातः प्लस काल, तो ये सीधा सीधा हमारा बन जाएगा प्रातः काल। केवल ऐसे ही लिख देंगे, प्रातः प्लस हटा देंगे बीच का, बस प्रातः काल हो जाएगा। फिर देखा हमने रजा प्लस कर्ण लिखा है, तो ऐसे ही रजा कर्ण लिख देंगे। फिर हमने देखा मनः प्लस कामना, मनः कामना, तो और कहीं कहीं हम मनोकामना इसको लिखते हैं। ओके, कहाँ कहीं कहीं क्या लिखते हैं, मनोकामना भी लिखते हैं इसका। ओके, फिर हम देखते हैं मनः कामना हो गया। फिर देखते हैं पयः प्लस पान, तो हम पयः पान ऐसे ही लिख देते हैं, पयः पान। ये क्या होता है, एक जलपान टाइप का होता है, कुछ अमृत जल, अमृत या कुछ जल बोलते हैं इसको, पयः पान मतलब अमृत और जल। अब देखिए हमने क्या देखा कि अगर विसर्ग के बाद काखा या आह के बाद या काखा या पाफा है तो विसर्ग यथावत बना रहता है, हटता नहीं है। लेकिन कुछ अपवाद हैं इसके, इनके अपवादों को भी देख लीजिए। इसको अपवाद कहते हैं। जैसे विसर्ग के बाद काका और ता है, ये सब तो हम ताप नहीं लिखते हैं, काखा पाफा है केवल, तो ताप हटा देते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं नमः प्लस कार, तो इसको लिखेंगे नमस्कार। तो विसर्ग के बाद का था, फिर भी यहाँ पे विसर्ग का सा बन गया, तो ये अपवाद हो गया आपका इस नियम का। पुरः प्लस कार यानी कि पुरस्कार, पुरः धनकृत यानी कि पुरस्कृत, तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ भी जो है विसर्ग के बाद का आ रहा है, लेकिन जो विसर्ग का परिवर्तन इसमें शामिल हो जा रहा है, तो ये अपवाद हो गए इस नियम के। तो हमने इस नियम को देखा कि विसर्ग के बाद काखा या पाफा आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है। कुछ अपवाद भी हैं, उनको भी देख लेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि अगला नियम है कि अगर विसर्ग के बाद यानी आह के बाद आपका आ जाए, ओके, या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण मतलब क ख ग घ अंग यानी कि गा घा, ओके, तो यदि तीसरा और चौथा, 5 वर्ण होते हैं तो तीसरा और चौथा, तो तीसरा और चौथा वर्ण या र ल व ह ये चीज़ें आ जाए तो जो विसर्ग है इसका परिवर्तन हो जाता है ओ में। विसर्ग क्या हो जाता है, ओ बन जाता है। विसर्ग जो है बन जाता है ओ, याद रखिएगा। क्या होता है अगर विसर्ग यानी आह के बाद छोटा आ जाए या तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या र ल व ह आ जाए, तो क्या है विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो हम सीधे सीधे बनाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। मनः प्लस अनुकूल, तो क्या होता है मनोनुकूल, मनोनुकूल, ओके, मनोनुकूल हो गया। हमने मन लिखा, विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो गया तो मनो हो गया, फिर अनुकूल की जगह नुकूल हो गया, मनोनुकूल हो गया। मनः प्लस जा यानी कि म और न और विसर्ग का परिवर्तन ओ में किया और जा, मनोज। मनः प्लस रंजन यानी कि मनोरंजन, याद रखिएगा इसको, देख लीजिएगा, मनोरंजन। फिर मनः प्लस विकार यानी कि मनोविकार, विसर्ग जो है यहाँ पे ओ में परिवर्तित हो गया है, मनोविकार हो गया। तपः प्लस नल यानी तप लिखेंगे, तप पे ओ की मात्रा, तपो प्लस नल, तपोनल हो जाएगा आपका। फिर हमने क्या देखा, रजः प्लस गुण यानी कि रजोगुण, रजोगुण, ओके, रजः प्लस गुण यानी कि रजोगुण। तो क्या देखा हमने, विसर्ग के बाद अगर तीसरा या चौथा वर्ण आता है, ओके, तीसरा और चौथा वर्ण अगर आता है तो हम क्या करते हैं, उसका परिवर्तन ओ में कर देते हैं, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आगे हम देखते हैं तपः प्लस वन यानी कि तपोवन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, तपः यानी तप लिखेंगे, विसर्ग की जगह ओ हो जाएगा और वन तपोवन हो जाएगा। पुरः प्लस हित यानी कि पुरोहित हो जाएगा। और सिरः धन रेखा यानी कि शिरोरेखा। तो ये चीज़ें आपकी इस नियम की हो गई। अब देखिए हमने क्या देखा कि अगर आह के बाद यानी विसर्ग के बाद छोटा आ जाए आपका, ओके, जैसे कि यहाँ या मनः प्लस अनुकूल में अगर वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या र ल व ह आ जाए तो आपका जो है विसर्ग है ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने देखा मनः प्लस अनुकूल मनोनुकूल, मनः प्लस ज मनोज, मनः प्लस रंजन मनोरंजन, मनः प्लस विकार मनोविकार, ओके। फिर आगे हमने देखा तपः प्लस नल तपोनल और रजः प्लस गुण रजोगुण, ओके। फिर देखा तपः प्लस वन तपोवन, पुरः प्लस हित पुरोहित और सिरः प्लस रेखा शिरोरेखा। अब इसके कुछ अपवाद हैं, अभी देख लीजिए। अपवाद में क्या आता है, जैसे विसर्ग के बाद हमने देखिए पुनर्जन्म हमने पीछे भी लिख दिया है, तो उसको देख लीजिएगा दूसरे नियम में। तो वहाँ ई और ऊ का नियम था, तो गलती से शायद हमने आ का नियम लिख दिया है, तो देख लीजिएगा, वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुनः प्लस जन्म क्या है, तो यहाँ पे ये है रा में परिवर्तित हो जाएगा,
ओके, ये अपवाद है यहाँ पे। तो पुनः प्लस जन्म यानी कि पुनर्जन्म हो जाएगा आपका, पुनः प्लस जन्म यानी कि पुनर्जन्म। तो पुनः का पुनः लिखा, विसर्ग था, विसर्ग की जगह रा हो गया, प्लस जन्म हो गया, तो क्या बन गया, पुनर्जन्म हो गया। हमने ऐसे आपको पीछे एग्जाम्पल जो है समझा दिए हैं। ओके, फिर पुनः प्लस गठन यानी कि पुनर्गठन हो गया, पुनः प्लस जागरण यानी कि पुनर्जागरण, और पुनः प्लस अग्नि, अंतः प्लस अग्नि यानी कि अंतरअग्नि, अंतराग्नि या अंतरअग्नि कुछ भी लिख देंगे। ओके, अंतराग्नि लिख देते हैं। चलिए, तो हमने क्या देखा, देखिए हमने बाकी नियम तो देखे, अब इस नियम में अपवाद क्यों है, तो देखिए विसर्ग यानी आह के बाद क्या आया, जा आया, ये वर्ग का तीसरा वर्ण आया। ओके, तीसरा वर्ण आया और यहाँ पे आ गया विसर्ग के बाद, तो ये सब नियमों में ही आते हैं, तो इसलिए नियम का अपवाद हो गया। तो पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, पुनः प्लस गठन पुनर्गठन, पुनः प्लस जागरण पुनर्जागरण, अंतः प्लस अग्नि अंतराग्नि। ओके, तो ये आपका हो गया विसर्ग संधि यानी कि संधि का चैप्टर आपका आज क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, और इसमें से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी बुक से हम फोटो लेके उसको हम डाल देंगे आपके टेलीग्राम पे, और इससे संबंधित क्वेश्चन कभी जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तब कराएंगे, क्योंकि इतने उदाहरण आपने देख लिए हैं, बाकी उदाहरण हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी के उदाहरण इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमने स्वर संधि खत्म की, व्यंजन संधि खत्म की, और आज जो हमने विसर्ग संधि बढ़िया से अच्छे से समझ के नियमों के साथ समझ लिया और उसको खत्म कर दिया। ओके, तो ये चीज़ें हमने देख ली और ये संधि खत्म होता है। अब जो है आपकी क्लासेज दीपावली के बाद स्टार्ट होगी, हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या आपका जो मन होगा वो बताइएगा, वो स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका सभी एग्जाम में जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर आपको सुपर टेट, यूपी टेट, वीडियो, इसके लिए तो रामबाण है एकदम ये क्लास। ओके, और पिछले वीडियो भी देखते रहिए, तब तक के पिछले वीडियो देखते रहिए। CDP भी स्टार्ट करेंगे, आपकी मैथ्स की क्लासेज रेगुलर चल रही हैं, उसको भी देखिए। ओके, चलिए, एक साथ क्लास खत्म होता है, और आप हमारी टेलीग्राम ID है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरी इंस्टाग्राम ID है टीचिंग लर्नर शालिनी, मैं यहाँ लिख दूँ तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टीचिंग लर्नर शालिनी ऐसे ही डालिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक, तो इस पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और हम अगर आप बताएंगे तो हम थोड़ा और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी कमियां भी हमें पता चलेंगी, तभी हमें पता चलेगा कि हमें कमी क्या है और हम उसमें सुधार करेंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, ये क्लास ख़त्म होती है, अब सीधे आपके दीपावली के बाद स्टार्ट होगी क्लास। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ओके, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।